द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ जो रोजाना प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं, जो सुपर टेस्ट से संबंधित है, इसके 150 प्रश्नों को पुनः लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इसमें हम लोग 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और आप लोग अंत में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, तो और कमेंट करके आंसर को देने का प्रयास करते रहेंगे, जिससे आप लोग को आंसर याद होता रहे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा गया है कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आंसर देने का प्रयास करते रहेंगे आप लोग, जिससे आपको आंसर याद होता चले। ठीक, तो चलिए बताइए इसका पहला प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। तो भाववाच्य का जो उदाहरण है, ये आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका आप चला जाए, ये भाववाच्य का उदाहरण है। बाकी सारे जो है अलग अलग के हैं, जैसे कि ये रवि आम खाता है में कृतवाच्य है, और मोहिनी पत्र लिखती में भी कृतवाच्य है, और इसमें कर्मवाच्य है। ठीक, बाकी से ये ऑप्शन नंबर जो है भाववाच्य का उदाहरण ऑप्शन पहला सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में भी देखते हैं क्या है। जहाँ उपमान की उपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए, वह कौन सा अलंकार कहलाता है, ये बताना है। इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए। चारों ऑप्शन आपके जो है आंसर दिख रहे हैं ऑप्शन के रूप में, चारों कौन सा सही है इसका। तो जहाँ पे उपमान की उपेक्षा उपमेय के गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाता है, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में असत्य कथन को ढूंढना है, जो शब्द जो वाक्य सही नहीं है उसी को बताना है यहाँ पे। तो कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करते रहें। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा तीसरे में, वो भी सी सही हो जाएगा। योग ऋण शब्द जो है अविकारी शब्द होते हैं, ये ऐसा गलत नहीं हो, गलत शब्द है ये, क्योंकि योग ऋण शब्द जो होते हैं वो विकारी होते हैं, जरूरी नहीं है कि अविकारी हों। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया है। गलत के हिसाब से ये सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न, और आप लोग को 10 सेकंड आंसर देने के लिए दिया जाएगा समय। आप लोग कमेंट करके तब तक जो है कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए चौथे प्रश्न की तरफ। तो इसमें कहा गया है वर्चस्व पति किस समास का समस्त पद है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन अलुक तत्पुरुष का समस्त पद ये है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, तेज चलने वाला का एक शब्द क्या होगा। तो जो तेज चलने वाले के लिए एक शब्द बताना है इसमें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो उसको दूरतगामी कहेंगे। तेज चलने वाले को एक दूरतगामी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसी का। अगला प्रश्न है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र होते हैं उनके लिए एक शब्द जो है वो आपका कौन सा है, ये बताना है। तो वो दिगंबर के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो कि दिशाएं ही उनका वस्त्र होती हैं, उनको दिगंबर के रूप में कहा जाता है, दिगंबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में ये जो पंक्ति लिखी गई है, निस दिन बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। तो इस पंक्ति में जो है कौन सा रस है, ये बताना है। ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। तो सातवें का जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस का जो है ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में ये आपका पद्यांश लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके बाद प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है, जो नहीं पढ़ पाए होंगे वीडियो को पॉज करके रोक करके पढ़ ली, उसके बाद फिर आंसर को देने का प्रयास करें। चलिए देखिए, इसमें कहा गया है चमकीली सुबह का आशय क्या है। जो काव्यांश हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसमें जो चमकीली सुबह है इसका आशय क्या है, ये बताना है। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि चमकीली सुबह का आशय है अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह जो आती है, इसका तात्पर्य वही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिया की व्युत्पत्ति कहाँ से होती है। अच्छा प्रश्न है। तो क्रिया की उत्पत्ति धातु से होती है। ऑप्शन, और धातु के रूप में क्रिया को जानते भी हैं, तभी सभी लोग को मालूम है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम शब्द बताना है।
तो संकीर्ण का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो विस्तीर्ण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नारियल शब्द का तत्सम बताना है। इतनी बार आपको ये शब्द मिल गया है, वैसे ही याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही होते रहते हैं, क्योंकि कहीं और से जो है प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। उसी हिंदी जो है एक सिलेबस है उसका, उसी सिलेबस के हिसाब से बन जाता है, जानते ही हैं आप लोग। तो नारियल का जो तत्सम रूप होगा वो आपका नारिकेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो देखेंगे वो गद्यांश के रूप में है। गद्यांश पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, ये गद्यांश है आपका, इसको पढ़ लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग गद्यांश को पढ़ लिए होंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। और प्रश्न में कहा गया है कि कौन रुपयों को अपने स्टेटस सिंबल मानता है। तो जो रुपये को अपना स्टेटस सिंबल माना जाता है वो कौन है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आधुनिक भारतीय युवा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि आपके गद्यांश में यही ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो संज्ञा जो है उसमें कौन सा नहीं होता है ये बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निचवाचक जो वाचक जो संज्ञा के रूप में लिखी गई है ये संज्ञा नहीं होती है, ये सर्वनाम होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी जो है आपके संज्ञा के रूप में होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पराजय में उपसर्ग कौन सा है ये बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो पराजय में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो आपका परा हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन सही होगा, प्रत्याघात। प्रति प्लस आघात का तात्पर्य है प्रत्याघात, इसका संधि विच्छेद होकर प्रति प्लस आघात बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अगर इसके बात करते हैं कि कौन सी संधि है, तो यह यणि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। अच्छा प्रश्न। तो ला जो सभी लोग जानते हैं, ये ला शब्द जो है, ला जो ध्वनि होती है ये आपका पार्श्विक ध्वनि के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर पहला है इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दूध का धुला होने का मुहावरे का अर्थ सही बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कमेंट करके आप लोग आंसर देते रहें, जिससे कि आप लोग का आंसर याद होता रहे। तो इसका कौन सा आंसर सही है ये बताइए। आप लोग को आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय जो मिल रहा है उसमें फट से आंसर को लिख दिया करें, क्योंकि ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। दूध का धुला होने का तात्पर्य है निर्दोष होना। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो बताइए सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें। तो वो स्वर्ण के रूप में जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है। तो हारा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वो शब्द बताना है। तो इसमें पालनहार में हार प्रत्यय लगा है, ना कि हारा। ठीक, बाकी सभी में हारा लगा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, ने किस कारक का चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा। सभी लोग जानते होंगे जब कोई कर्ता काम करता है तो वहाँ पे ने का जो प्रयोग होता है, जैसे राम ने खाना खाया, तो ने जो आता है ये कर्ता के हिसाब से, यानी कि यहाँ के कर्ता जो है कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। इसी के साथ अगला, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचमाक्षर जो होते हैं या स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं उन्हीं को जो है अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, और इनकी संख्या जो होती है वो 5 होती हैं। जैसे कि पांचवा अक्षर ड होता है, ढ होता है, यहाँ हो गए का वाली लाइन में ढ और चा वाली लाइन में यहाँ ढ। इसी प्रकार से ड़, फिर
ना, मा, ये सारे कितने हो जाएंगे मिला के? टोटल 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पंचमा अक्षर होते हैं स्पर्शी व्यंजन के, याद रखिएगा। 5 ऑप्शन इसका सी सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, महेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांतर में 2 बार प्रयोग हुआ है, ये बताना है। तो महेश्वर सूत्रों में जो 2 बार प्रयोग हुआ है ऊणा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उपगंगम में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन जो सही होगा भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या होती है वो 22 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कर्म कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो कर्म कारक विधायक सूत्र जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, प्रिय वदह में कौन सा कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है, ये बताना है। तो 27 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा, कौन सा सही होगा कमेंट करके आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। खच प्रत्यय इसमें जो है कृदंत प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, यहीं पे बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, रघुवंतम इसमें नहीं आता है, जो कि ये सही होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं गिना जाने की बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, रघुवंशम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें आस जो धातु है इसका लट लकार और उत्तम पुरुष का एक वचन के रूप में क्या होगा, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा इसका लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन जो है वो अस्मः है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, और ये संस्कृत का पद्यांश है। आप लोग इसको पढ़िए, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करिए। आंसर आपके नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो 30 नंबर का जो सही हो जाएगा ऑप्शन, वो पहला ही ऑप्शन सही होगा, जो कि लिखा गया है वित्तम विद्याचा। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, जो कि अगले पोस्ट इसमें 10 प्रश्न जो है इंग्लिश के लिए गए हैं। चलिए बताइए, पहला ही प्रश्न 31वां प्रश्न इंग्लिश का जो है, इसमें एरर ढूंढना है। तो एरर किस पार्ट में है, ए में, बी में, सी में, डी में, ये बताना है। तो एरर यहाँ पे जो है आपका वो बी पार्ट में है, ठीक, जो कि नाउन के स्थान पे प्रीपोजिशन यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे नाउन के स्थान पे प्रीपोजिशन लगा है। ऑप्शन नंबर बी सही होने के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में जो नीचे अंडरलाइन है, इस शब्द में जो है ये शब्द सही है, तो सही है अगर तो नो इम्प्रूवमेंट पे लगाना है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और गलत है तो कौन सा सही होगा ये बताना है। तीनों ऑप्शन या चारों दिख रहे हैं, कौन सही होगा कमेंट करके आप लोग आंसर दें। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बाकी ये जो है गलत है। ऑप्शन बी सही होने के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में खाली स्पेस में स्थान को फुल करना है, तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर। मुंबई इज फेमस, उसके बाद स्पेस है इट्स टेक्सटाइल्स। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा कौन सा है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फेमस फॉर। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि डेड, लीड, जज, ये इनके आगे जो प्रीफिक्स वर्ड लगते हैं वो कौन सा प्रीफिक्स होगा। तो इसमें जो प्रीफिक्स लगेगा इसमें मिस लगेगा, मिस डेड, मिसलीड, और उसके बाद जैसे कि उसके बाद मिस जज। ठीक, ऑप्शन नंबर सी मिस यहाँ पे लगेगा, जो कि प्रीफिक्स के रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो है आपका वॉइस चेंज करना है। जो ऑप्शन ये जो वाक्य लिखा गया सेंटेंस यहाँ, इसको जो है इसका वॉइस चेंज करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके आप लोग बताइए। आंसर पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करते रहें। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ जो लिखा गया है यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका द चिल्ड्रेन कुड यूज द पीपल ऑलवेज, उसका ऑप्शन जो सही होगा द पीपल कुड ऑलवेज बी यूज्ड बाय चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट में नरेशन चेंज करना है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ही सेड दैट दे हैड गॉन देयर वर्क, ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जो करेक्ट शब्द है उसका जो है करेक्ट मतलब वो विलोम शब्द अपोजिट शब्द बताना है। ये जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका अपोजिट जो है वो कौन सा है, वो फैक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फैक्ट बिल्कुल सही होगा, इसका अपोजिट शब्द है ये, और बाकी सारे सिनोनिम हैं। सिनोनिम का मतलब है पर्यायवाची। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा गया है, यहाँ नीचे ये अंडरलाइन जो लिखा गया है, यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कमेंट करके बताने कि कौन सा इसका सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। बी सही होने के साथ मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। तो अगले प्रश्न में जो है कॉम्प्रिहेंशन के रूप में दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िए, और ये पोएट्री है। तो चलते हैं, उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। चलते हैं प्रश्न की तरफ। और प्रश्न जो है आपका यहाँ पे इसका कौन सा आंसर सही होगा 39 का, ये बताइए आप लोग कमेंट करके। तो इसमें नन ऑफ दीज यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसमें कोई भी ऊपर जो है नहीं सही है। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पर दिया गया है, जो कि ये पैसेज के रूप में आपको दिया गया है। तो इसको आप लोग पढ़िए, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करिए। उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की तरफ। और प्रश्न में ये सिमली जो है, चलिए 40 नंबर को पढ़िए और आंसर बताने का प्रयास करिए कौन सा सही है। तो 40 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा। ठीक, इसमें इट हेल्प्स अस ओवरकम आवर प्रॉब्लम्स सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो है साइंस के प्रश्न आ गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो है वायु में जो है प्रकाश की चाल ये दिया गया है, और उसके बाद पदार्थ की चाल जो है ये है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसमें वायु में जो है प्रकाश की चाल ऊपर कर देंगे, और कांच में जो है प्रकाश की चाल नीचे कर देंगे। यानी कि इसको ऊपर कर देंगे 3 गुणे 10 की पावर 8, उसके बाद अपान में कर देंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको करने के बाद हल कर लेंगे, तो इसका जो हल करने पर आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। 2 आंसर आएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग हल करके देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त करता है। अच्छा प्रश्न है। तो जो ओम के नियम का पालन करता है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, ये ओम के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है। इसमें एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, ये बताना है। ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है V प्रोपोर्शनल I बराबर V होता है। ठीक है, तो इसका जो है I बराबर जो हो जाएगा वो V बाई जो है I हो जाएगा, जिसमें बराबर R होता है। तो ये R जो ये आपका होगा ये नियतांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग हल 1 मिनट।
यहाँ पे आपका जो है ये धारा आई जो दिया गया है वो 2 एम्पियर का दिया गया है, और वोल्ट जो है वो आपका 10 वोल्ट दिया गया है। भी ये दिया गया है और ये आई दिया गया है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला आपका सूत्र सीधा निकल जाएगा, उसको निकालेंगे आप लोग भी एल टी से, आप कीजिए एल नहीं भी आई टी से। ठीक है, वोल्ट दिया गया है, धारा दिया गया है और टाइम दिया गया है, तो तीनों का आप लोग गुणा कर लेंगे। जैसे 10 गुणे 2 गुणे और 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं इसको 60 कर दीजिएगा। ठीक, तो निकल जाएगा आपका, हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 2 जीरो यानी कि 1200 आ गया। ऑप्शन नंबर जिसका डी सही होगा। चलिए, अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है कि वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होती है कौन सा है, यानी कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, वो धातु कौन सी है ये बताना है। तो सभी लोग जानते हैं कि सामान्य ताप पर, कमरे के सामान्य ताप पर जो द्रव में बदल जाती है वो मरकरी, इसको जिसको हम लोग पारा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अगर यहीं पे उपधातु की बात किया जाता तो कौन सा होता, ऑप्शन में आपके वो शब्द जो है वो तत्व लिखा गया है, कौन सा हो जाएगा बताइए। तो ये ब्रोमीन जो है उपधातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रवावस्था में बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे धातु की बात किया जा रहा था तो ये मरकरी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जर्मन सिल्वर में आपका कापर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है, तो तीनों से मिला करके आपका जर्मन सिल्वर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये ए जी जो लिखा गया है सी ऑप्शन ये नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। 46 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। Al2O3 ये उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, ये जो नीचे समीकरण लिखे गए हैं इसमें कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण कौन सा सही है। चलिए, 3 ऑप्शन दिख रहा था, चारों देख लेते हैं। चलिए, उम्मीद है कि चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें बताइए कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण सही से लिखा गया है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये जो है आपका प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न में कहा गया है हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, वो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो किसमें निभाता है, तो वो श्वसन में निभाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है बी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है श्वसन क्रिया में जो है ऑक्सीजन को संवाहित करता है, मतलब ऑक्सीजन को जो है बहने में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है श्वसन में सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में जो है बदलता है। अच्छा प्रश्न ये भी है। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो अंडाशय होता है ये निषेचन के बाद जो है फल में बदल जाता है, ये फूल होता है और फल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ऑटोसोम की संख्या की बात किया जाता है तो यहाँ पे जो गुणसूत्र होते हैं वो सेम जो होते हैं बराबर, वो कितने होते हैं, तो उनकी संख्या जो होती है 22 होती है। ठीक, और एक और होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या बात करते हैं तो 23 जोड़ी में होती है, लेकिन यहाँ पे ऑटोसोम की संख्या 22 होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। और एक जो भिन्न होता है वो स्त्री का और पुरुष का अलग होता है। ठीक है, तो जिसमें स्त्रियों का यक्स और यक्स होता है और पुरुष का जो होता है वो यक्स और वाई होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन जो है बी आपका 22 सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला जो है ये आपका 50 से लेकर के लगभग 70 के प्रश्न जितने हैं, 20 प्रश्न ये मैथ के प्रश्न हैं। आप लोग हमारे साथ इसको स्किप करेंगे और अगर इसको हल करना है आपको तो
हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पे जाकर के आप लोग वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, इसके वीडियो ही चाहिए, तो हमारे सर के द्वारा, मैथ वाले सर के द्वारा इसको पढ़ाया जा रहा है। आप लोग सुबह जो है वहाँ जा कर के सुपर टेट प्रैक्टिस सेट बैच चल रहा है, ये 20 प्रश्नों को वहाँ पे कवर कराया जा रहा है। वहाँ से जा कर के आप लोग इसके हल को बढ़िया जो है ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट माध्यम से सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 71 प्रश्न को, और इसमें जो सही होता है उसका आंसर भी आप लोग देने का प्रयास करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न जो है 71वां प्रश्न, भारत के संविधान की किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? अच्छा प्रश्न है। तो जिसमें केंद्र और राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया वो भारत के कौन से भाग में भाग में है, ये बताना है। तो वो भारतीय संविधान के भाग 11 में जो है ये आपका उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद की बात करते हैं। तो 243 से लेकर के, माफ़ कीजिए, 245 से लेकर के 263 तक जो है यहाँ पे वर्णन हुआ है, जो कि केंद्र और राज्य संबंधी उल्लेखों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नवतारा सिद्धांत के प्रतिपादक, नोवा थ्योरी जिन्होंने दिया है उसके प्रतिपादक कौन है, यही बताना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि होइल व लिलिटन। ऑप्शन बी सही होने के साथ अगर चलते हैं अगले प्रश्न पे, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो भारत के जो खनिज संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है भारत में, वो कौन सा हिस्सा है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर, जहाँ जो आपका ये छोटा नागपुर का पठार जो आता है लगभग उस सारे हिस्से आ जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटे नागपुर की पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका पारसनाथ चोटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यहीं पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे नीचे दिख रहे हैं। बताइए कौन से सुधारक हैं जिनको लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है? तो वो समाज सुधारी हैं आपके ये गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है जिस पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो? तो जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाढ़ जहाँ आती है वो कौन सा क्षेत्र है, ये बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जो कि पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ सबसे अधिक आती है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आरबीआई, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई के रूप में जो इसको जानते हैं, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। ऑप्शन इसका जो है सी सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, मध्य प्रधान यमोत्तर रेखा जो है कौन सी है, वो बताना है। तो प्रधान यामियोत्तर रेखा जो है वो आपका जीरो अंश देशांतर है। ऑप्शन नंबर पहला है इसका सही हो जाएगा, जिसको हम लोग विषुवत रेखा के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन शीत धारा है, ये बताना है। शीत धारा का तात्पर्य है कि ठंडी जलधारा कौन सी है। तो इसमें ये हम्बोल्ट की जलधारा, जो पेरुवियन की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा जिसको शीत धारा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है इसका सही होगा। बाकी सारे हमारे क्या हैं? सारे गर्म जलधारा हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? अच्छा प्रश्न है। तो दिवाली के
जो दिवाली को शोक के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाती है, वो कौन सी जनजाति है ये बताना है। ये उत्तर प्रदेश की ही जनजाति है। तो ये थारू जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश में अधिक संख्या में पाई जाती हैं और यही जो है दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका थारू सही होगा। अगला प्रश्न है 1964 और 66 के में जो है किस आयोग का गठन किया गया था। तो सन 1964-66 में जो गठन किया गया था वो आपका कोठारी आयोग का गठन किया गया था और इसकी नियुक्ति जो है जुलाई 1964 ईस्वी में जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है और इसको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। अच्छा, मिलान नहीं करना है, इसमें कहा गया है कि असंगत मतलब जो मिलान जिसका सही नहीं है उसको चयन करना है। तो इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, सही बात है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। शिक्षार्थी दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन डी जो है इसका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है। कितना? 7 नवंबर को। यहाँ पे 14 दिया गया है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है विद्यालय में प्रवेश लिए थे, तभी से ये मनाया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो है इसको उसी रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे असंगत की बात किया जा रहा था। और ये जो है शिक्षार्थी दिवस जो मनाया जाता है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है ये बताना है। तो इसमें जो कथन सही है वो आपका कौन सा है, कमेंट करके आंसर दे। तो जो वातावरण की बाहरी शक्ति प्रभावित करती है हमें, वो राष्ट्र के द्वारा ये कथन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का वह दृढ़ विश्वास है कि वह किस प्रकार के, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, किस प्रकार से उसकी जो है पहल होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें विश्वास है कि वह विद्यार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर विद्यार्थियों का अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होगा तभी वहाँ पे जो है दृढ़ विश्वास जो है होगा आपका, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही होने के साथ अगला प्रश्न है अधिगम अक्षमता क्या है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। अधिगम अक्षमता जो है आप लोग जानते ही हैं, पढ़े ही होंगे, तो पढ़िए ऑप्शन को चारों और आंसर देने का प्रयास करिए। तो इसमें ऑप्शन जो है डी इसमें भी सही हो जाएगा क्योंकि अधिगम अक्षमता जो होती है वो सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी ये पाई जाती है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर इंगित या संकेत करती है जो किस प्रकार की होनी चाहिए। थोड़ा छोटा कर लें जिससे सभी जो है दिखें, ठीक। चलिए दिख रहा होगा, उम्मीद है हमें। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक और भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताएं परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, वही जो है समावेशी शिक्षा का उदाहरण होता है, ठीक। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जो आकलन करने के लिए उपयुक्त है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा जो कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट सही होने के साथ अगला प्रश्न है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में विद्यार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के रूप में जो दिया गया है।
क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि उनकी नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने को उनको सीख जो समृद्धि बनाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था, अगला प्रश्न है वर्तमान समय में शिक्षा के दौरान कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। तो वर्तमान में जो शिक्षा के रूप प्रचलित हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो उसमें औपचारिक शिक्षा भी, अनौपचारिक भी है और निरौपचारिक, यानी कि उक्त तीनों जो है इसमें शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं है, प्रचलित है इस समय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है शिक्षण व्यूह रचना के कितने प्रकार हैं। तो जो शिक्षण व्यूह रचना के प्रकार हैं वो आपके 2 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। और वो 2 प्रकार के जो हैं वो पहला वाला जो है वो प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना है और दूसरा जो है प्रजातांत्रिक है। पहला प्रभुत्ववादी और दूसरा प्रजातांत्रिक। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन 2 इसका सही होगा बी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। व्यक्तिक भिन्नता का मूलाधार कहा गया है। तो किसे कहा गया है व्यक्तिक भिन्नता का मूलाधार? कमेंट करके आप लोग बताएं। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्तियों में भिन्नता आती है उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसमें जो आनुवांशिकता होती है यही जो है व्यक्तिगत भिन्नता का मूलाधार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना जरूरी है, क्यों जरूरी हो जाता है? चलिए ऑप्शन देखिए और बताइए आंसर। तो बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो खुद के अनुभव आधारित सीखने का सशक्त माध्यम जो है बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कौन सा मत जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो अंतर्दृष्टि द्वारा जो सीखने की व्याख्या करता है वो कौन सा ऑप्शन है? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करिए। और ये अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत जो है या सीखने का सिद्धांत जो है ये गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक, और गेस्टाल्टवादी के जनक के रूप में जो जाने जाते हैं वो मैक्स वर्दीमन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले तरफ चलते हैं। टीम अध्यापन में क्षमता ये क्या है? तो चलिए देखते हैं टीम अध्यापन में क्षमता जो होती है उसको किस रूप में देखा जाता है। चारों ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर दीजिए। तो इसमें जो क्षमता होती है एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में ये आदत के विकास की जो है इस क्षमता को टीम अध्यापन क्षमता के रूप में जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषा व संप्रेषण संबंधी दोष। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई बोलने में दिक्कत, किसी को बोलने में दिक्कत होती है, भाषा प्रयोग करने में, या किसी से दूसरे से बात करने में, या अपनी भाषा को बात को रखने में दिक्कत होती है, तो वो किस प्रकार का दोष कहलाता है, यही बताना है इसमें। तो भाषा व संप्रेषण दोष जो होता है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जिसको डिस्फेजिया के रूप में हम लोग जानते हैं, डिस्फेजिया विकार के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या होता है? तो जब प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है तो ये जो है समावेशी शिक्षा की ओर इंगित करता है और इसमें सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो चलिए देखिए ऑप्शन जो सही होगा इसका वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें कोई भी 2 विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। यही जो है प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में विशिष्ट होते हैं या स्वयं में विशिष्ट होते हैं का संकेत है। इसी का अर्थ भी यही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अच्छा प्रश्न था, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग इम्पॉर्टेंट के रूप में लिखिएगा क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और ये बात करते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रकार का है, जो कि वाइगोस्की के अनुसार कहा गया है। और ये वाइगोस्की जो है हमारे सामाजिक सांस्कृतिक विकास की जो है प्रतिपादक हैं, यानी सिद्धांत को इन्होंने दिया है वाइगोस्की ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करते रहें अब लोग।
तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि लिखा गया है बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर जो होता है वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, जिसको ZPD के रूप में आप लोग पढ़े होंगे, ZPD। ठीक, इसी के मध्य का जो क्षेत्र होता है या अंतर होता है उसको हम लोग समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना है, तो किस प्रकार से ये होगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन ये बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अच्छा प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर को देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है। तो इसमें लिखा गया है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, किंतु अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेंशियां तन जाती हैं। इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन को, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो उसकी गर्दन और वो तनाव हो जाती हैं, तन जाती हैं, उसका कारण है कि विभेद व एकीकरण विकास के ये लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न 100वां देखते हैं। 100वें प्रश्न में कहा गया है कि कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की जो विशेषता होती है वो आपका होता है कि वो धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलट कर जाने में कठिनाई कर पाते हैं, कठिनाई होती है उनको। जैसे कि कोई भी पढ़ना हो कुछ तो सीधा धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते हैं, और अगर उनको थोड़ा जो है पढ़ने में दिक्कत होती है तो पलट के मतलब उसी शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है और वो भी विश्व स्तर पर, वो आपका सही हो जाएगा 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और वहीं पे 18 मई की बात करते हैं तो 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 17 मई को जो मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 मई जानते ही हैं, 22 का आंकड़ा, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को। तो 22 मई को आपका जो मनाया जाता है वो आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। चलिए आप लोग के लिए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है तो जो चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं वो आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 22 मार्च को जो हम लोग मनाते हैं वो जल दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, अच्छा प्रश्न था वहाँ पे ऊपर वाले में। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो जो ब्रज क्षेत्र का है वो चरकुला है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट चैप्टर, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सालार मेला जो लगता है ये आपके बहराइच में लगता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। सुमेलित कौन सा नहीं है? देवा बाराबंकी, ये सही है। कर्मा मथुरा नहीं, कर्मा मथुरा में नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है ये बताना है। ये ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, जो कि कर्मा जो है ये सोनभद्र में लगता है। ठीक है, ये कर्मा सोनभद्र का है। और आल्हा महोबा का सही है, कजरी मिर्ज़ापुर का सही है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, किस देश के साथ भारत सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आपका देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे अधिक लंबी समय जो है सीमा रेखा बनाता है, जो कि लगभग 4096 जो है किलोमीटर का है। कितना? 4096
किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत अपनी। चलिए उसी के साथ अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 9 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है ये बताना है। तो ये करता है जो आपका वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल पृथक करता है। वहीं पे मालदीव और मिनिकॉय की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल जो है ये पृथक करेगा मालदीव मिनिकॉय को। और वहीं पे अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो ये 10 डिग्री चैनल इसको अलग करेगा। लेकिन यहाँ पे 9 डिग्री की बात किया जा रहा था तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो उच्चतम चोटी है वो आपका अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये 2695 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 2695 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगले प्रश्न में कहा गया है कि फ्रंट लाइन डिफेंसर्स को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया। यह किस देश की मानवाधिकार संस्था है। तो ये संस्था जो है आपका आयरलैंड की संस्था है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सारे करंट अफेयर के प्रश्न हैं, जिसमें अगला प्रश्न है ग्रीन पीस, जिसको ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक के अनुसार विश्व में प्लास्टिक अपशिष्ट का सबसे अधिक उत्पादन किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कोका कोला के द्वारा सबसे अधिक ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक का वो जो है उत्पादक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। और ये किसके द्वारा आंकड़ा दिया गया है? ग्रीन पीस के द्वारा इसका आंकड़ा जो है आया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो 10 रुपया का नया नोट है इस पर किसका चित्र बना हुआ है ये बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर डी कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जब हम लोग इस पेपर को पढ़ रहे हैं तो इस समय एस बी रमन्ना जी हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न में जो पूछा गया है उस समय जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके रंजन गोगोई साहब जी थे, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही होगा। यहाँ पे एस बी रमन्ना जो है इस समय हमारे जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाले हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी सही होने के साथ अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। अगले प्रश्न में ऑपरेशन मदद किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है केरल में जब बाढ़ पीड़ित को जो बचाव किया जाता था उसके लिए ऑपरेशन मदद का जो है संबंध उससे है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि DMK के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये एक पार्टी है जो कि तमिलनाडु की पार्टी है। इसके अध्यक्ष के रूप में कौन है इस समय। तो इसके अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने पदभार संभाला है वो MK स्टालिन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस वक्त जो है ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में भी पदभार संभाल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किनसे है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध जो है वो आपका पहले ही ऑप्शन सही होगा, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी से संबंध है। और ये जो है आपका लगभग 3.2 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ से? सरदार सरोवर बांध से साधु बेट नामक स्थान पर ये बनाया गया है। और ये नर्मदा नदी के एक किनारे पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर ऊंचाई है। और फीट की बात करते हैं तो 597 फीट ऊंची है। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। और अगर इसके वास्तुकार की बात करते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जो थे उनका नाम है राम सुतार। क्या नाम है? राम सुतार।
अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है किसे आयुष्मान भारत दिवस घोषित किया गया है। तो आयुष्मान भारत दिवस किसे घोषित किया गया है ये बताना है। तो धनतेरस जो मनाया जाता है दीपावली के 2 दिन पहले जो पड़ता है धनतेरस के रूप में जिसको जानते हैं हम लोग, उसमें उसी दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक, घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जिसमें कहा गया कि मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो मुगल सराय का जो नाम बदलकर रखा गया है सभी लोग को मालूम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन इसको कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला सी जो है इसका सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमेरिका द्वारा, ये सारे प्रश्न जो हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं आप लोग के बहुत लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है। तो इसमें लीजन ऑफ मेरिट जो पुरस्कार दिया गया है वो आपका जनरल दलबीर सिंह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला है इसका सही होगा। अगला है बेबी रानी मौर्य मौर्य जो है किस राज्य की राज्यपाल नियुक्त की गई हैं। नियुक्त की गई हैं वो आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड की नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही होगा। किस राज्य ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी प्रकाशित किया है। तो 122 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, असम जो है इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक, और इसमें ऊपर जो अभी हम लोग बेबी रानी मौर्य राज्यपाल के रूप में जाने थे ये उत्तराखंड की पहले थी, लेकिन इस समय जो है बदलाव हो गया है और यहाँ पे नए जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो गुरमीत सिंह जो है नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है उनका, गुरमीत सिंह। ठीक, याद कर लीजिएगा, ये वर्तमान में हम यहाँ जो है क्या कहते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 122 हो गया। 123 की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में नमामि गंगे जागृति यात्रा का शुभारंभ किया है। तो नमामि गंगे जागृति योजना जो शुरू की गई है वो आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर प्रदेश सही होगा। अगला प्रश्न है द गर्ल इन रोम 2005 पुस्तक के लेखक कौन हैं। 2005 द गर्ल इन रोम 105, ये ध्यान देना है। इसके लेखक कौन है बताना है। तो चेतन भगत इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 2017-18 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश कौन सा रहा। तो इसमें जो सबसे बड़ा व्यापारिक देश रहा वो आपका चीन था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही हो जाएगा। और अगर 18-19 या 19-20 की बात करते हैं तो लगातार ये चीन जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा भारत का। 20 तक चीन ही था। ठीक, अभी ये 21-22 की जो रिपोर्ट आए उसमें देखा जाएगा कौन सा है, अलग बात होगी, लेकिन अभी तक जो है यहाँ से लगातार चीन ही बना हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रेल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो रेल पार्क की स्थापना किया जा रहा है वो आपके फतेहपुर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाणसागर नहर परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है ये बताना है। तो ये सी ऑप्शन जो कि मिर्ज़ापुर में इसका उद्घाटन किया गया। बाणसागर नहर परियोजना का उद्घाटन मिर्ज़ापुर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की स्वीकृति प्रदान की है। तो ये जो स्वीकृति प्रदान की गई है केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना आपका है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है मी टू स्कैंडल के आलोक
में वर्ष 2018 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो ये 2018 में जो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था वो आपका ऑप्शन नंबर बी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। सी बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 30 है, नेपाल के किस भारतीय अभिनेत्री को पर्यटन का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? तो इसमें भारतीय अभिनेत्री जो थी ये जयाप्रदा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। नेक्स्ट है रीजनिंग के प्रश्न हैं। रीजनिंग के प्रश्न को आंसर को हम बताते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए बताइए इसमें कौन सा अलग है, भिन्न दो है, ढूंढना है। तो इसमें जो अलग है वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये अलग है सबसे, बाकी सभी सेम है। नेक्स्ट है, इसमें ये जो लिखा गया है इसको कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसमें जो लिखा जाएगा वो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा, ये लिखा जाएगा। ठीक, अच्छा प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या करना है, निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष के प्रश्न हैं। तो यहाँ पे कथन दिया गया है और निष्कर्ष नीचे ऑप्शन के रूप में आपको दिया गया है, वो पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए, उम्मीद है कि दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसमें जो सही है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्कर्ष एक और दोनों सही हैं। सी सही, बी सही होने के साथ अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हीरा अपने घर, अच्छा इस प्रश्न को पढ़िए, लंबा प्रश्न है, पढ़ने में ज़्यादा समय हो रहा है और वीडियो भी लंबी होती जा रही है। तो 34 में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 35 में जो है ये कैलेंडर का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुधवार आएगा, आप लोग इसको बनाइए और देखिए कैसे बुधवार आएगा। ठीक है, तो चलिए 36 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 36 नंबर में यहाँ पे जो स्पेस खाली स्थान है यहाँ पे भरा जाएगा ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम है इसका पूरा नाम जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे कौन सा एक ऑप्टिकल मेमोरी है? चारों ऑप्शन जो है इसमें कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी के रूप में है? तो ऑप्टिकल मेमोरी के रूप में जो है वो CD रोम है। प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो जो सबसे बेहतर माना जाता है वो प्राथमिक विद्यालय में कौन सा है? तो वो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है सबसे बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है कि जो है किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर से जो उपयोग मतलब वो संबंध नहीं रखता है वो आपका ये है एंड्रॉयड है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड जो है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं रखता है। सभी लोग जानते हैं एंड्रॉयड फ़ोन आने जो चल रहे हैं ये मोबाइल से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के किस नाम से जानी जाती है? तो जो स्क्रीन पिक्सल होता है ये आपका रेसोल्यूशन के नाम से जानते हैं इसको। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। यहीं पे अगला प्रश्न, एक अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे अच्छा माना जाता है? तो सबसे अच्छा गुण जो अध्यापक के लिए माना जाता है वो आपका विषय में निपुणता और क्रियाशीलता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 42 नंबर में कहा गया है कि कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो भूख, प्यास, आदत, नींद। तो इसमें जो जन्मजात प्रेरक नहीं है वो आपका सही हो जाएगा सी जो है भूख, माफ़ कीजिए आदत जैसी आप अपनी बनाएंगे, जिस आदत में ढलेंगे उसी आदत आपकी बनती जाएगी, क्योंकि ये जन्मजात नहीं है। बाकी भूख, प्यास और नींद सारे जो है जन्मजात हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। एक परामर्शदाता का क्या गुण नहीं है? तो जो परामर्शदाता का गुण नहीं है वो आपका भावनाओं में अनेकता, यानी कि अनेकता करना, अंतर कर देना, ये गलत बात है, क्योंकि ये एक परामर्शदाता का गुण नहीं होता है, बाकी सारे गुण हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान दिया गया है? तो जिसमें छुआछूत या अस्पृश्यता कह सकते हैं वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बच्चे के संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है, तो बच्चे का जो संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है उसके किस कारण ऐसा होता है ये बताना है।
तो ये जो होता है वो आपका दंड के द्वारा होता है, क्योंकि अब जो शिक्षा नीति है उसमें दंड देना बच्चों को जो है गुनाह के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में कहा गया है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अभी इस प्रश्न को हम पीछे देख चुके हैं, तो ये राष्ट्र के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन आप लोग को दिख ही रहा है, बताइए कौन सा कथन सत्य है जो योग्यता व योग्यता समूहीकरण का परिप्रेक्ष्य होता है। तो इसमें जो सत्य कथन है वो पहला ही सही हो जाएगा, जो कि विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आप लोग को जो थोड़ा समय दिया जा रहा है 10 से 5 सेकंड का समय, उसमें आप लोग आंसर देते रहें अपना कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न में कहा गया एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, तो इस संदर्भ में वह क्या करेगी ये बताना है। तो जब बालक आंतरिक रूप से या विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाते हैं तो अध्यापिका जो करती है वो करती है कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रेरणा पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप इसे क्या समझेंगे या आप इसे किस तरह से देखेंगे ये बताना है। तो इसमें जो ये खिलौनों को अलग अलग करके उसके पुर्जे को देखना चाहता है, उसमें उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है और ये प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। चलिए देते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, तो गलतियाँ जो बच्चे करते हैं या विद्यार्थी करते हैं वो किस लिए महत्वपूर्ण है देखते हैं। ऑप्शन को पढ़ते हैं और कौन सा सही है देखते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बच्चे अगर कोई त्रुटि करते हैं तो जान लीजिए उस प्रकार से वो थोड़ा सीखते हैं, यानी कि बच्चों की गलतियां भी सीखने का जो है एक प्रकार होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। हमारी वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके और अवश्य बताएं, और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं इसको भी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अपने सभी तैयारी करने वाले सुपर टेट की तैयारी करने वाले साथियों दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए, जिससे उनको भी प्रैक्टिस सेट हल करने का जो है मौका मिले और अच्छे से मार्क जो है ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।